आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। लेमार्किज्म आपने सुना होगा, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आपने सुना होगा, जो कि लेमार्क ने दी है। तो आज हम इनकी बात करेंगे दोस्तों। इनकी थ्योरी क्या थी भैया? फाउंडेशन स्टेप है। इन्हीं की थ्योरी से ही तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का सिद्धांत आया। क्या बात है, सिद्धांत आया। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का जो पूरा लॉ है वो यहीं से ही आया। लेकिन इनकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में गड़बड़ी थी। साइंस ऐसे ही प्रोग्रेस करती है, साइंटिस्ट आते हैं, थ्योरीज देते हैं, बाद में फिर इनकी थ्योरी को रेक्टिफाई किया जाता है। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स होती है, जो मिस्टेक्स होती है, उनको रेक्टिफाई किया जाता है और ऐसे ही साइंस का डेवलपमेंट होता है। तो आज हम जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क की बात करेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, स्पेशली उनके लिए जिनके पास बायो है। सेट_रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। गौरव सर ने कमाल की किताब लिखी है, फेलियर टू ट्रायम्फ। आप इसको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से प्री बुक कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू का कोर्स आया, स्टडी कोर्स कह रहा हूं, हाँ वैसे हमने यूपीएससी का कमाल का कोर्स बनाया है। ठीक है, यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज को आप स्टडी आईक्यू ऐप, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, वहां से अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे माइक्रो कोर्सेज बनाए हैं दोस्तों। तो देर किस बात की, और मैं ट्विटर पे आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। तो दोस्तों अगर लेमार्क की बात करें तो इनका जन्म 1 अगस्त 1744 में हुआ। अच्छी खासी फैमिली थी इनकी। ठीक है, जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क की बात करें तो फ्रांस में जन्मे थे ये। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं कि ये कोई बायोलॉजिस्ट नहीं थे। हालांकि बायोलॉजी को बायोलॉजी जो टर्म है वो लेमार्क नहीं दिया, लेकिन कोई बायोलॉजिस्ट नहीं थे। ऐसा नहीं था कि इनको साइंसी स्टडी करनी है या बहुत रीजन करना है, बिल्कुल नहीं है ना। शुरुआत में इन्होंने पढ़ाई की जीसूट कॉलेज में, उसके बाद इन्होंने बोला कि मैं देश की सेवा करूंगा। अब उस समय फ्रांस और जर्मनी, मतलब उस समय तो जर्मनी नहीं था, जर्मनी का यूनिफिकेशन 1871 में हुआ। उस समय तो प्रूसिया कहलाता था। तो प्रूसिया में फ्रेंच आर्मी थी, पॉर्मेडियन वॉर शुरू था वहां पे, और फ्रेंच आर्मी में एनरोल हो गए जाके। और इतनी बढ़िया इन्होंने लड़ाई की कि जो इनके सीनियर्स थे वो मेहरबान हो गए। लेमार्क जो थे वो गजब के मिलिट्री मैन साबित हुए, एक योद्धा थे। फील्ड वर्क, जो फील्ड में लड़ाई हुई वो बहुत ही जबरदस्त की, और इनको प्रमोशंस भी मिले, लेफ्टिनेंट हो जाते। लेकिन दोस्तों इनको चोट बहुत ज्यादा लग गई थी, जिसकी वजह से ये अपना आर्मी का करियर जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। इसी दौरान दोस्तों जब ये मोनाको में थे, तब इन्होंने एक बॉटनी की किताब पढ़ी, जेम्स फ्रांसिस की। ठीक है, ट्रीटी डे प्लांटे यूजेलेस, है ना। ये फ्रेंच है, फ्रेंच मुझे आती नहीं है। ठीक है, तो ये इन्होंने किताब पढ़ी, ये बॉटनी पे थी, और वहां से फिर नेचर के लिए लव जो है लेमार्क का, नेचर के लिए प्यार, वो शुरू हो गया। ठीक है, और अब इन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं करना, ना ही मुझे आर्मी में जाना है, ना ही कुछ करना है। मुझे अब मेडिसिन पढ़नी है, मुझे अब एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, और ये अपना करियर बना लिया। तो लेमार्क ने पढ़ना शुरू किया। तो इनकी पढ़ाई काफी लेट शुरू हुई है एक तरीके से। ठीक है, और फिर हम देखते हैं 4 साल तक इन्होंने मेडिसिन पढ़ी। फिर ये स्टूडेंट हो गए, उस समय बहुत बड़े फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, बर्नार्ड जे जिस्यू। ठीक है, इनके स्टूडेंट हो गए, और 10 साल इन्होंने इनके अंदर रिसर्च करी। और उसके बाद इन्होंने 1776 के बाद से इन्होंने साइंटिफिक एसेज लिखने शुरू किए। लेकिन इनका जो पहला साइंटिफिक एसे था वो केमिकल ट्रीसाइज था। देखिए, ट्रीटाइज था। अगर हम बात करते हैं उस समय की, तो देखिए साइंटिस्ट में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होता है, स्पेशली तब तो ज्यादा उनमें झगड़ा होगा जब एक ही थ्योरी पे 3-4 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो लेमार्क ने केमिकल ट्रीटाइज लिखी, और इधर लेवॉइजर जो है, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है, लेवॉइजर जो है वो केमिस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो लेमार्क की ज्यादा बनती नहीं थी, है ना। लेमार्क की साइंटिस्टों से ज्यादा बनती नहीं थी। लेमार्क अपनी थ्योरी पे बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, समझ रहे हैं। 1778 में इन्होंने एक और बहुत बड़ा वर्क, 3 वॉल्यूम वर्क, फ्लोर फ्रैंकाइज, ये इन्होंने पब्लिश किया। और हम देखते हैं 1779 में इनको फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज में इसकी मेंबरशिप मिल गई। ठीक है, अब फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज तो बहुत बड़ी बात थी। फिर ये रॉयल बॉटनिस्ट भी हो गए 1781 में, और इसका इनको नतीजा ये हुआ कि ये पूरी दुनिया घूमे, हर जगह के बॉटनिकल गार्डन्स और म्यूजियम्स घूमे, हर जगह के पेड़ पौधे इकट्ठा करके लेके आते थे और उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे, देखते कि थे रिजल्ट क्या होता है। फिर इन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए, एनिमल्स पे इन्होंने रिसर्च किया। ठीक है, उसके बाद ये हार्बेरियम के कीपर हो गए। ठीक है, और यहां पे हम देखते हैं कि जो नेशनल म्यूजियम था उस समय, वहां पे प्रोफेसर ऑफ इनवर्टिब्रेट जूलॉजी, तो प्रोफेसर हो गए ये। 1793 से इन्होंने नेशनल म्यूजियम में पढ़ाना शुरू कर दिया, और इसी दौरान इन्होंने बहुत कुछ लिखा। ठीक है, अब 5 साल 1793 से लेकर 1798 तक तो इन्होंने खाली एक ही पेपर लिखा।
लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी स्टडी को एक्सपैंड किया। ठीक है, फिर इन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स देने शुरू हुए, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 1800 में लेक्चर दिया गया था, जब इन्होंने एक्सप्लेन किया एवोल्यूशन के बारे में, हम कैसे इवॉल्व हुए हैं, हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ है। एवोल्यूशन मतलब इंसानों की बात नहीं, इन्होंने इन जनरल बताया कि स्पीशीज जो है वो कैसे इवॉल्व होती है। ठीक है, तो ये चीज थी। उसके बाद 1801 में ये जो इनका वर्क था, सिस्टम दे एनिमिक्स सैंस वर्टिब्रे, ये कमाल का वर्क था, क्योंकि इसमें इन्होंने वर्टिब्रेट्स का इनवर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन किया था। वर्टिब्रेट्स कौन? जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, समझ गए ना। उसके बाद लेमार्क पहले थे जिन्होंने एरेक्निड्स को इंसेक्ट से, हो सकता है दोस्तों मेरी, देखिए मैंने बायोलॉजी जो है वो 10th तक पढ़ी थी, उसके बाद पढ़ी नहीं। ठीक है, हाँ पढ़ता रहा इन जनरल, लेकिन ये जो हो सकता है थोड़े वर्ड्स मैं मिस प्रोनाउंस कर दूं, तो उसके लिए आप मतलब ज्यादा ऑफेंड मत होइएगा। तो इन्होंने इंसेक्ट, देखिए अलग अलग क्लासेस होती है, आपको पता ही है, हर स्पीशीज की अलग अलग क्लासेस होती है। जैसे कैट की अलग क्लास है ना, इंसानों की अलग क्लास है, होमो सेपियंस हमको बोला जाता है, जो हमारा साइंटिफिक नेम है। ठीक है, कैट को फेलिस बोला जाता है, पूरा नाम मैं भूल गया हूं। ठीक है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कैट का साइंटिफिक नेम क्या है, समझ रहे हैं। तो ऐसे सबकी क्लासेस हैं, है ना। तो लेमार्क ने एक क्लास को सेपरेट किया था, एरेक्निड्स को इंसेक्ट से सेपरेट किया था, समझ रहे हैं। और 1802 में जब इन्होंने हाइड्रोजियोलॉजी लिखी, तब बायोलॉजी टर्म को इन्होंने पहली बार यूज किया। तो लेमार्क पहले थे जिन्होंने बायोलॉजी को यूज किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी भी बोला जाता है, समझ रहे हैं। तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि लेमार्क की जो लाइफ थी, मैंने बताया ना कि काफी कंट्रोवर्शियल भी रही है, क्योंकि ये बहुत सारे साइंटिस्ट को अटैक करते थे। लेमार्क अपने में बहुत बिलीव करते थे, जो उन्होंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर। तो लेवॉइजर पे उन्होंने बहुत अटैक किया, जो थ्योरी लेवॉइजर ने बताई थी, केमिस्ट्री को लेवॉइजर उस समय डेवलप कर रहे थे, बार के लेमार्क ने अटैक किया। ठीक है, 1829 में इनकी डेथ होती है। लेमार्क ने बहुत पैसा नहीं कमाया। ठीक है, ये एक बड़ी अचंभे वाली बात है कि भले ही इनको बहुत सारे ऑनर्स मिले, लेकिन जब इनकी डेथ हुई थी दोस्तों, इनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, है ना, एक फूटी कौड़ी नहीं थी। यहां तक इनकी फैमिली को मदद मांगनी पड़ी, इनकी कई बार शादी हुई थी। ठीक है, इनकी फैमिली को मदद मांगनी पड़ी कि हमारी मदद कर दो। तो लेमार्क जो है, व्हेन ही डाइड ही वाज अ पुअर, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो थ्योरीज है वो कमाल की है। और अब हम इनकी थ्योरीज पे नजर डालते हैं, क्या है लेमार्किज्म, इनके हिसाब से थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है। देखिए, ये आप पढ़ लीजिए, ये आप पढ़िए, मैं आपको 1 मिनट क्या, आप पॉज करके इसको पढ़िए। ठीक है, उसके बाद मुझे पता है ये इनकी ओरिजिनल वर्ड्स हैं, जो इनकी ओरिजिनल ट्रीटाइज में लिखा है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप 1 मिनट पॉज करके इसको बस एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ लिया? अब हम इसको बहुत ही सिंपल वे में समझाते हैं कि इन 4 पॉइंट्स का मतलब क्या है और इसमें कौन सा पॉइंट वैलिड नहीं है। चलिए, ठीक है, सबसे पहले लेमार्क ने बोला न्यू नीड्स और इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। लेमार्क ने बोला कि स्पीशीज जो हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो नीड के हिसाब से इवॉल्व करते जाते हैं। अगर एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है तो अपने आप ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करेंगे। कैसे इवॉल्व करेंगे? उन्होंने सबसे बेहतरीन और यहां पे एग्जांपल दिया जिराफ का। ये लेमार्क का जिराफ है। ओरिजिनली जो है वो जिराफ ऐसे होते थे, है ना, छोटे होते थे, जैसे हॉर्स टाइप, डोंकी टाइप। लेकिन अब हम देखते हैं कि जिराफ बहुत लंबे होते हैं भैया, लार्जेस्ट मैमल है अगर हम जिराफ की बात करें। तो जिराफ पहले छोटे होते थे, लेकिन पेड़ पे पत्ते होते हैं, तो जिराफ ने पत्ते खाने शुरू किए, है ना। पत्ते खत्म हो गए, ठीक है, उस पेड़ के उस लेवल के पत्ते खत्म हो गए, तो थोड़ी और ऊपर गई है। अब और ऊपर पत्ते खाने के लिए इनको अपनी गर्दन जो है वो स्ट्रेच करनी पड़ेगी। तो अपनी गर्दन को इन्होंने और स्ट्रेच की, ठीक है, वहां के पत्ते का, वहां के पत्ते खत्म, फिर इन्होंने अपनी गर्दन को और स्ट्रेच की ताकि वो और ऊपर पहुंच सके और ऊपर के पत्ते खा सके, वहां के पत्ते खत्म, और अल्टीमेटली वो सबसे ऊपर के पत्ते खाने के लिए इन्होंने गर्दन। तो कहने का मतलब है इन्होंने अपनी गर्दन स्ट्रेच कर करके सारे पत्ते खा लिए। पत्ते की यहां पे बात हमको नहीं करनी है, हमको करना यह है कि इन्होंने अपने ऑर्गन का यूज किया, समझ रहे हैं, और स्ट्रेच कर करके ये इवॉल्व हो गए। पहले छोटे थे, स्ट्रेच कर करके इनकी गर्दन इतनी लंबी हो गई, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी नई न्यू नीड्स आती हैं, जब भी कोई नई चीज आती है, तो ऑर्गेनिज्म उस हिसाब से अपने आप को ढालते हैं, समझे आप। अब इसके बाद आता है यूज एंड डिसयूज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूज एंड डिसयूज की बात करें तो देखिए, यहां पे लेमार्क ने बताया कि जिस ऑर्गन को हम ज्यादा यूज करेंगे वो डेवलप होता जाएगा,
और जिस ऑर्गन को हम नहीं यूज करेंगे वो डेवलप नहीं होगा। अब इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे आप यही एग्जांपल देख लीजिए, जिराफ का भी मैंने एग्जांपल दिया कि जब सरफेस पे वेजिटेशन खत्म हो गई तो इन्होंने पेड़ से पत्ते खाने शुरू किए और गर्दन स्ट्रेच कर करके इनकी गर्दन इतनी लंबी हो गई, तो इन्होंने अपने गर्दन का बहुत यूज किया जिसकी वजह से इनकी गर्दन लंबी हो गई। समझ रहे हैं? तो ये ऑर्गन को, इस ऑर्गन को इन्होंने बहुत ज्यादा यूज किया, लेकिन अगर ये इस ऑर्गन को यूज नहीं करेंगे तो ये वेस्ट हो जाएगा। जैसे ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड है, वो अपने विंग्स का यूज नहीं करती है, तो इसीलिए ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकती। डक्स है ना, ऐसे स्नेक्स। तो इस तरीके के बहुत सारे स्पीशीज हैं। अगर हम अपने ऑर्गन को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जो स्पीशीज अपने ऑर्गन्स को बहुत ज्यादा यूज करेगी वो डेवलप होती जाएगी, और जिसको डिसयूज करेगी, जिसका यूज नहीं करेगी, वो डेवलप नहीं होगी, वो वेस्ट है। समझ रहे हैं? उसके बाद हम देखते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक में क्या है? देखिए, जो इंडिविजुअल है जिसके पास जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, वो अपने ऑफस्प्रिंग्स में भी देगा, बच्चों में भी देगा। ठीक है, जैसे कोई फैमिली है, पिताजी हैं, पिताजी क्या मतलब, कोई फैमिली है, उनका बेटा हुआ, तो उनके बेटे में किसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी? उनके पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक आएंगी। लेकिन यहां पे एक गलती कर रहे हैं ये, इन्होंने बोला कि जो उसने एक्वायर की है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स गलत है। जो उन्होंने एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक को बनाया है एज इट इज, वो कॉपी हो जाएंगे उसके बेटे में। जैसे जैसे मान लीजिए कि एक इंसान है, वो उसने बड़ी मेहनत करके बॉडी बनाई, ठीक है, खूब बढ़िया बॉडी बनाई, वो उसके एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। जब वो पैदा हुआ तो उसकी बॉडी नहीं। हम लोग अपनी बॉडी बना सकते हैं, हमारे मसल्स इंटेलिजेंट होते हैं, जिम जाके बॉडी बनाइए। तो जब आपका बेटा होगा तो क्या वो बॉडी बिल्डर पैदा होगा? नहीं यार, बेटा बॉडी बिल्डर कैसे? तब तो मजा ही आ जाए, फिर सबको बॉडी बनाने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बेटा नॉर्मल पैदा होता है कि नहीं? तो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इंडिविजुअल में नहीं जाती हैं। समझ रहे हैं? वो जेनेटिक होता है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक जाती हैं, जो जीन्स होगा उस तरीके से। एक्वायर्ड अलग है। ये चीज आप समझे कि नहीं? वेरी गुड। तो यही चीज को, ये थ्योरी जो है यहां पे ये गलती कर गए कि एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक कभी भी नहीं जाएंगी। एक्वायर्ड तो आप कुछ भी एक्वायर कर सकते हैं। जैसे कुछ ट्राइब्स होती हैं, कुछ ट्राइब्स हैं जो आपने देखा होगा कि, अब मैं नाम थोड़ा भूल गया, बर्मा में कहा कहीं ट्राइब है, हाँ बर्मा में ये शायद, वहां पे जब आप देखेंगे तो जो औरतें होती हैं वो अपने गले में रिंग डाल लेती हैं, तो उनकी गर्दन जो है वो थोड़ी लंबी हो जाती है, एक एक रिंग डालती रहती है, गर्दन लंबी हो जाती है। तो उनका जब बेटा पैदा होता है या बेटी पैदा होती है तो उनकी गर्दन लंबी थोड़ी ना होती है, वो तो नॉर्मल होता है। वो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। समझ रहे हैं? तो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है, अगर आप किसी भी ऑर्गन को बहुत ज्यादा यूज एंड डिसयूज करते हैं तो आप उसको एक्वायर करेंगे, वो आपके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होगी। ये चीज आप समझे? वेरी गुड। ये बताया था लेमार्किज्म ने, ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी, इसमें सब कुछ सही है, बस यही एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक का कंसेप्ट गलत है। और यही डार्विन ने बाद में आके बताया, यही डार्विन ने बाद में आके समझाया। ठीक है, डार्विन ने यहां पे बाद में बात की इनहेरिटेंस की, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, स्पीशी वेरिएशन की, एक्सटिंक्शन की। लेकिन यहां पे लेमार्क ने क्या बोला है? लेमार्क ने ऑर्गन का यूज एंड डिसयूज बताया है, यहां पे लेमार्क ने एक्वायर्ड कैरेक्टर बताया है, जो कि गलत है। समझ रहे हैं? तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों, अच्छा हां, कॉम्प्लेक्सिटी तो मैं आपको बताने भूल गया। लेमार्क ने एक और चीज बताई है। लेमार्क बताते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पहले बहुत ही सिंपल थे, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अब यहां पे ये सारी थ्योरीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदला वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते गए। समझ रहे हैं? और ये कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आती है? ये कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए आती है क्योंकि वो एक अपने पर्टिकुलर ऑर्गन को यूज एंड डिसयूज करते हैं। अपने पर्टिकुलर ऑर्गन को बार बार यूज करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स होंगे। मतलब जैसे ऑस्ट्रिच का एग्जांपल लीजिए, वो अपने विंग्स को यूज नहीं करती तो उड़ नहीं सकती वो। समझ रहे हैं? अपने ऑर्गन का यूज एंड डिसयूज करेंगे तो ऑर्गेनिज्म जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। ये चीज आप समझ रहे कि नहीं, जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। और यहीं पे डार्विन ने इनको करेक्ट किया। डार्विन ने बोला जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एनवायरमेंट की वजह से है, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है। लेमार्क ने बोला जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो यूसेज एंड डिसयूज ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स की वजह से है। समझ गए? तो ये कुछ डिफरेंस है लेमार्क और डार्विन में। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।